सत्य के साथ। इस वीडियो ने पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में धूम मचा रखी है। गट्टू गट्टू गट्टू, ये कौन है भाजपा का गट्टू? एआई से जनरेट एक वीडियो जारी कर दिया। अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया। अब वो भी नहीं बचेगा जो वीआईपी को बचाएगा। इस उत्तराखंड के लोग अब आपको सड़क पर पिटेंगे, सड़क पर। मेरी भारतीय जनता पार्टी को, मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और अन्य लोगों को बदनाम करने का काम किया, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंकिता भंडारी को न्याय न मिल सके, इसमें सत्ता की पूरी ताकत लगाई गई। इसने जो मेरे ऊपर ये जो पूरे उत्तराखंड के अंदर सनसनी फैलाकर अराजकता फैलाने का काम किया, अगर मैं दोषी पाया गया तो जो सजा आप सब लोग कहेंगे मैं उसको भुगतूंगा। इस उत्तराखंड में जो धंधा हो रहा है, तुमने बैंकॉक भी फेल कर दिया भाई, बैंकॉक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरशद मलिक और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक लड़की, एक रात और एक ऐसा सवाल जो 3 साल बाद भी सोने नहीं देता। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। नाम था अंकिता भंडारी। हत्या के दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन इंसाफ की कहानी अब भी अधूरी क्यों लगती है? क्योंकि अंकिता ने मरने से पहले अपने दोस्त से कहा था आज रिजॉर्ट में एक वीआईपी आया है। वो वीआईपी कौन था? क्या वो नाम इतना ताकतवर है कि 3 साल बाद भी सामने नहीं आ सका? आज एक वायरल फेसबुक लाइव, एक कथित ऑडियो और फिर से वही सवाल देहरादून से दिल्ली तक गूंज रहा है। उत्तराखंड में 3 साल पहले हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो और ऑडियो वायरल होने के बाद देहरादून से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। इस पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने कथित वीआईपी का नाम उजागर कर सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि भाजपा ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। पूरा विवाद भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी के फेसबुक लाइव वीडियो से शुरू हुआ। वीडियो में महिला ने हत्याकांड में वीआईपी कट्टू का जिक्र करते हुए उसे भाजपा का बड़ा नेता बताया। साथ ही एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य और एक कथित ऑडियो का हवाला दिया गया, जिसके बाद मामला तुल पकड़ गया। वीडियो सामने आने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर सरकार पर मामला दबाने का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांग न मानने जाने पर कांग्रेस आंदोलन करेगी। एक नारा तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हम सब लोगों ने सुना, पूरे देश ने सुना, और बड़ा लोक लुभावना नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़े अलग अलग टोन में इस नारे को भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते सुने गए और निश्चित रूप में इस नारे ने हमारे युवा वर्ग में गहरी छाप भी छोड़ी। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते कहते एक दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जगह कुछ और शब्द भी निकल गया। मुझे यकीन है कि वो शब्द जुबान फिसलने से निकला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कुकृत्य इस प्रकार से उजागर हो रहे हैं कि गलती से ही सही उनकी जुबान से जो शब्द निकला, क्या भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक मंशा वही थी? और मैं अपनी बात आगे कहूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो इस यहाँ पर असिस्ट करते हैं, वो एक वीडियो मैंने उपलब्ध करा रखा है जिसने आजकल उत्तराखंड में धूम मचा रखी है पिछले 1 दिन से। जरा वो वीडियो स्क्रीन पर आप सब लोग को दिखाने का कष्ट करेंगे। आप लोग को इस वीडियो में जो कहते हुए जो कह रही हैं, ये स्वयं को सुरेश राठौर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक थे, उनकी पत्नी के रूप में ये अपना परिचय देती हैं और ये कहती हैं कि सुरेश राठौर जी के ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके पास है, जो वो भी सोशल मीडिया में है, लेकिन वो बहुत ही इस तरह के हैं कि हम उनको यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। हम कांग्रेस के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग उस तरह की हल्की बातों के लिए यहाँ पर नहीं करना चाहते जो इन दोनों के बीच की बातें हैं, और सामाजिक रूप में उसको दिखाना भी बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। मेरे पास तो नहीं है ऐसा दिल कि मैं इस तरह की नंगाई को दिखा सकूं जो दोनों के बीच की बातें हैं। लेकिन उस बातचीत में यह है कि सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं
और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नियति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। साथियों, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जब हुआ उस दिन सबसे पहले शक की सुई इस रूप में जागी। ये शक इसलिए जगा कि रात को जब ये 3-4 दिन पहले उसकी वो हो गई थी, मतलब ये पता चल गया था कि वो कहीं गुम है। फिर जब उसकी बॉडी मिली तो उससे पहले ही उस कमरे को, जिस कमरे में होटल के जिस कमरे में रेसिडेंस के रूप में उपयोग करती थी, होटल मालिक ने जो कमरा उसे दे रखा था, उस कमरे को बुलडोजर से तोड़ा गया। बुलडोजर से तोड़ने के बाद उस कमरे के जो बिस्तर थे उस कमरे में, उन बिस्तरों को जलाने की कोशिश हुई। वो अधजले जो बचे उनको स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। तो निश्चित रूप में यह शक प्रतीत हुआ कि ये सबूतों को मिटाने की कोशिश है। उस समय मैं स्वयं हमारे अन्य साथियों के साथ, कांग्रेस के अन्य साथियों के साथ मैं वहां गया और जब मैंने पूरी हकीकत देखी तो मुझे ये शक हुआ कि जो सुबह से सोशल मीडिया में चल रहा है कि मुख्यमंत्री धामी अपने को वो बता रहे हैं, मतलब धाकड़ बता रहे हैं, कोई हनुमान बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था कि इनके पास इतनी ताकत है कि इन्होंने ऐसे होटल को तोड़ दिया जिस होटल में कांड हुआ। लेकिन मुझे शक इस बात का हुआ कि अगर इनको उस होटल मालिक को नुकसान करना था तो उस होटल मालिक का निजी आवास बुलडोजर से हरिद्वार में था तो बुलडोजर से वहां तोड़ते, उस होटल के उस कमरे को तोड़ने का क्या औचित्य था। तो मुझे शक हुआ कि यह सबूतों को मिटाने की साजिश है और निश्चित रूप में आखिरकार वही सच निकला कि वो कमरा तोड़ने की जो बात थी वो अपने को बलवान दिखाने की बात तो अलग चीज है, लेकिन वास्तविक रूप में सबूत मिटाने की साजिश थी। इन्होंने वो सबूत मिटाए। उसके बाद जब वो सबूत मिटाने पर क्वेश्चन खड़े हुए तो उसमें वहां की जो विधायक हैं रेणु बिष्ट, उनका नाम आया कि भाजपा की विधायक रेणु बिष्ट ने ऑर्डर किए थे। अभी ये जो मामला एक दूसरी महिला का इसमें नाम आया है, ये जो महिला नाम ले रही है, दूसरी महिला का नाम ले रही है, उनका भी वीडियो आ गया जवाब में। उनका कहना है कि वो काम रेणु बिष्ट ने किया था। भारतीय जनता पार्टी, रेणु बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज दोबारा इतने सालों के बाद इस बात को पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि उस कमरे को तोड़ने के पीछे उनकी जल्दी क्या थी। अब चूंकि उनके नेता का नाम उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक के द्वारा उनके नेता का नाम सामने आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर धामी जी की सरकार पिछले 2 दिन से आखिर कर क्या रही है। सबसे बड़ी बात, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड जाते हैं और बड़ी बातें करके आ जाते हैं। 2-4 शब्द गढ़वाली में या कुमाऊं की तरफ गए तो 2-4 शब्द कुमाऊनी में कह के और अपने फर्ज की इतिश्री करके आते हैं। और जितनी बार अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड गए, हमने उतनी बार अगली शाम को, उनके जाने की अगली शाम को उनको उनके कर्तव्य को याद दिलाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड की बेटियों से, उत्तराखंड की बहनों से अगर हमदर्दी रखते हैं तो ये मुद्दा, अंकिता भंडारी का मुद्दा, अगर इस मुद्दे पर एक व्यक्ति को अगर सजा हो गई, शिक्षा मिल गई, तो निश्चित रूप में हमारी सभी बेटियां सुरक्षित ज्यादा मानी जाएंगी। क्योंकि जब किसी अपराधी को शिक्षा मिलती है, उसकी सजा मिलती है, तो अन्य अपराधी भी सचेत हो जाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपनी सरकार को आदेशित करिए, मुख्यमंत्री जी को आदेशित करिए कि मैं कुछ नहीं जानता। मेरे उत्तराखंड छोड़ने से पहले, इस जमीन को छोड़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी था, वो चाहे हमारी पार्टी, उनकी पार्टी का क्यों नहीं था, लेकिन ये हिम्मत होनी चाहिए उनकी कि वो उसको उत्तराखंड छोड़ने से पहले अरेस्ट कराते। हमने ये मांग की, चलिए उनके उत्तराखंड छोड़ने से पहले ना सही, लेकिन कभी ना कभी तो कराते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अफसोस की बात यह है, मैं नेशनल मीडिया के सामने बीजेपी पार्टी पर और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि उन्होंने इस मामले में पूरी ताकत, सत्ता की ताकत, उत्तराखंड के लोगों ने जो सत्ता की ताकत उन्हें इस रूप में दी थी कि वो उत्तराखंड के लोगों का भला करेंगे, वो ताकत, पूरी की पूरी ताकत इस केस को दबाने में लगाई, अपराधियों को बचाने में लगाई और अंकिता भंडारी को न्याय न मिल सके, इसमें सत्ता की पूरी ताकत लगाई गई। एसआईटी बनी,
आप एसआईटी, गजब की एसआईटी बनी। एसआईटी का काम होता है कि परत दर परत कुरेद कर, खंगाल कर, सबूत जुटाकर और उन सबूतों के आधार पर अपराधियों को सजा मिले। लेकिन एसआईटी ने जो काम किया वो ये किया कि जो गवाह थे उन गवाहों को धमकाने का काम किया। इस केस में जो सबसे बड़ा गवाह था, जो व्यक्ति अंकिता भंडारी का जो फ्रेंड था, जिसने ये अंकिता भंडारी के चैट सोशल मीडिया में जारी किए कि अंकिता भंडारी ने मरने से पहले उससे कहा था कि मुझे एक विशेष सर्विस देने के लिए ये मालिक जहां वो नौकरी करती है, जो कि बीजेपी का नेता भी है, ये मालिक विशेष सर्विस एक बड़े नेता को देने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं और मेरी जिंदगी को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। ये अंतिम चैट है उस लड़की का, अंकिता भंडारी का। और उसके बाद उसको गवाह, मतलब उनकी गवाही को उनको धमकाना कि भाई तुम इस तरह गवाही दो। जितने गवाह इसमें आए उनको धमकाना, जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की उनको बचाना। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सरकार, उनके मंत्रियों की सरकार, तमाम उनके विधायकों की सरकार अंकिता भंडारी केस में अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। और इस केस में वीआईपी का नाम उनके ही लोगों के द्वारा जब सामने आया, उसके बावजूद आज 2 दिन से वो सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। मेरा दिल्ली में आकर इस प्रेस को करने का जो इरादा है, जो मकसद है और जो मेरा लक्ष्य है, वो ये है कि आप लोगों के माध्यम से ये हमारी बात, क्योंकि हमारी बात पता नहीं क्यों माननीय आवास प्रधानमंत्री वहां पर इतने बैरिकेडिंग लगे हैं कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। दिल्ली में आकर करने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि उत्तराखंड की आवाज वहां तक जाए, पीएमओ तक जाए और पीएमओ के अधिकारी ये बात प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंचाएं। और प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि उनके इस केस में ध्यान देने से नंबर 1 वो सीबीआई की जांच करें। इसका ये सीबीआई केस, इसमें सीबीआई की जांच निश्चित रूप में होनी चाहिए। सरकार ने पूरी ताकत लगाई कि इसमें कोई जांच ना हो और उनकी एसआईटी की जांच को ही अंतिम जांच माना जाए। लेकिन केस तो कभी भी खुल सकता है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जो अपराधी हैं उनको सजा हो और आगे से कोई अपराधी हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ इस तरह के खिलवाड़ न करे। इसके लिए एक सबक मिलना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ मैं आह्वान करता हूं पूरे उत्तराखंड के उन लोगों का कि अगर इस सरकार ने अगले 10 दिन में, अगले 10-12 दिन में, अभी दिसंबर 31 भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद 2, 3, 4 तारीख को अगर तब तक इस सरकार ने 31 दिसंबर का मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हो सकता है सरकार ईयर एंडिंग में कहीं बिजी हो, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कहीं बिजी हो, तो उनको 3-4 दिन और मोहलत देकर 4-5 तारीख तक, अगले 4-5 तारीख तक, जनवरी 4-5 तारीख तक अगर उत्तराखंड की सरकार इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करती है, इस केस में हकीकत जानने के लिए, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए गंभीर प्रयास अगर नहीं करती है, तो हम उत्तराखंड के एक मंडल, गढ़वाल मंडल के मुख्यालय में सरकार को घेरने के लिए और सरकार से जवाब मांगने के लिए, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करने के लिए, सीबीआई जांच कराने के लिए, सरकार को इस रूप में मजबूर करने के लिए एक विशाल धरना प्रदर्शन और सरकार की खिलाफत करने के लिए एक आयोजन करेंगे। इसलिए सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि सरकार समय रहते हुए इस 10 दिन के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की जांच की संस्तुति करे, नंबर 1। नंबर 2, ये सीबीआई की जांच किसी माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर्ड हुए हों, पहले हो सके तो सिटिंग के अध्यक्षता में हो, और अगर न संभव हो तो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो। क्योंकि कहीं ये इतने बड़े लोग हैं, सत्ता के सौदागर जो इसमें इन्वॉल्व है, इतने बड़े लोग हैं कि वो आजकल जैसे सीबीआई का हाल है, वो सीबीआई को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए तटस्थ रूप में इसकी निगरानी के लिए कोई महोदय, रिटायर्ड जज महोदय इसकी निगरानी करें, मैं ऐसी मांग करता हूं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व राजनेत्री भावना पांडे ने गहरी पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस दर्दनाक घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया जाए तथा न्याय की राह सुनिश्चित करने के लिए मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। जैसे कि मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार देख रही हूं फेसबुक में गट्टू गट्टू गट्टू,
ये कौन है ये गट्टू? ये कौन है भाजपा का गट्टू? इस गट्टू को समर्थन कौन कौन कर रहा है, कौन कौन छुपा रहा है? जैसे कि हरिद्वार के सुरेश राठौर की अपने आप को धर्मपत्नी कहने वाली उर्मिला ने जिस तरीके से वीडियो डाले हैं, जिस तरह से सुरेश राठौर की आवाज़ वीडियो कॉल में सुनाई दे रही है और वॉइस कॉल में सुनाई दे रही है, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी जांच हो और सबसे पहले इन सबको कस्टडी में लिया जाए, आरती गौड़ को भी, उर्मिला को भी और सुरेश राठौर को भी। और हम सबको उत्तराखंड के महिलाओं, उत्तराखंड के लोगों की तरफ से मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री धामी से, अगर जरा सी भी शर्म लिहाज बची है भाई, जरा सी भी उत्तराखंड के, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप उत्तराखंड के विरोधी हो, उत्तराखंड का दुश्मन बताती हूँ मैं इसलिए, क्योंकि आप लोगों ने सीबीआई जांच इसलिए नहीं कराई, क्यों? क्योंकि आपको अपने वीआईपी को बचाना है। अब वीआईपी नहीं बच पाएगा, अब वो भी नहीं बचेगा जो वीआईपी को बचाएगा। इस उत्तराखंड के लोग अब आपको सड़क पर पिटेंगे, सड़क पर। और मैं कहना चाहती हूँ तत्काल प्रभाव से इसको संज्ञान में लिया जाए और इसकी दोबारा से एसआईटी जांच हो, और मैं कहती हूँ धामी से इसकी सीबीआई जांच हो। अब किस गट्टू को छुपाओगे, कहाँ तक छुपाओगे? और इसकी वॉइस कॉल की जांच हो। सबसे पहले इन सबको कस्टडी में लिया जाए जिनके पास साक्ष्य है, और साथ में इनसे जवाब तलब किया जाए। और साथ में ये कहना चाहती हूँ, इतना गंदा तुम लोगों ने इस प्रदेश को कर दिया भाई, सुरेश राठौर, आरती गौड़, उर्मिला, क्या तुम लोगों ने गंद फैला दिया भाई, हमारे उत्तराखंड देवभूमि का नाश पीट दिया। कितने गंदे गंदे अभद्र भाषा का इस्तेमाल तुम लोग कर रहे हो, जरा सी भी शर्म नहीं है भाई, जरा सी भी। हमें कहाँ जाए हम, हमारे लिए कोई जगह नहीं बची, कहाँ डूब मरे हम, हैं? हम इतने शर्मिंदा हैं। पूरा प्रदेश को तुमने कितना गंदा कर दिया, कितना गंदा तुमने कर दिया है। अब से पहले, कुछ समय पहले मैंने अजय एसएसपी था जब हरिद्वार, मेरे बोर्ड से पढ़कर किसी एक शर्मा का मुझे फोन आया कि मेरी बीबी को फरीदाबाद से 6 महिलाओं को लेके आए हैं हरिद्वार में, मोतीचूर के पीछे। और जब मैंने निहारिका मैडम को बताया तो 2 दिन बाद ये लोगों ने, पुलिस ने उनको पकड़ने की जगह पुलिस ने उनको इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद उनका वो देहरादून आ गए। 1 महीने बाद वो महिलाएं मिली हैं। इस उत्तराखंड में जो धंधा हो रहा है, तुमने बैंकॉक भी फेल कर दिया भाई, बैंकॉक। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े शर्म की बात है, शर्म की बात है। डूब मरो भाजपाइयों, चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरो, तुम डूब मरो। छी, तुमने नाश कर दिया उत्तराखंड का, लूट भी मचाई। आज 1100-1200 लड़कियां गायब हैं, जिसमें 200-250 लड़कियां तो दिल्ली में दूसरे घरों में काम कर रह रही हैं, जो यहाँ से गायब हुई। 700-800 अंकिता भंडारी हो चुकी हैं, 700-800 महिलाएं। कहाँ गई वो महिलाएं, कहाँ गई वो लड़कियां हमारी? और आज अंकिता भंडारी को न्याय दो, अभी दो, वरना तुम लोग क्षेत्रों में, भाजपा एक बार कुर्सी पे उतर जाए, ये सारे के सारे जेल जाएंगे, सारे के सारे। जितने तुम अगर वीआईपी को बचाओगे, तुमको एक सड़क पर पिटोगे तुम सब। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ धामी भाई, तत्काल प्रभाव से इसकी जांच करो, इस पर बयान दो। इस पर भट्ट जी का मुंह क्यों सिला हुआ है, अजय भट्ट का मुंह क्यों सिला हुआ है, निशंक का मुंह क्यों सिला हुआ है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मुंह क्यों सिला हुआ है? जब जवाब दो, कौन है वीआईपी? क्यों नहीं वीआईपी को गिरफ्तार कर रहे हो? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो वीआईपी को? आज तुमने वीआईपी को बचाने के लिए पूरे देश एक हुआ अंकिता से न्याय मांगने के लिए उधर निर्भया के लोगों को फांसी की सजा, और हमारे वीआईपी को तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। अरे भाजपाइयों, तुम्हें इस जन्म में तो तुम्हारा भला होना नहीं, कि तुम्हारा 7 जन्म तक भला नहीं होगा। अगर तुमने आज एक मासूम बच्ची को न्याय नहीं दिया, तो इस उत्तराखंड की देवभूमि और देवता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बता रही हूं मैं। इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से चाहती हूं इस पर जांच हो। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस चुनाव से पहले वीआईपी का मुद्दा उछाल रही है। उन्होंने वीडियो और ऑडियो को अतुष्ट बताते हुए कहा है कि कांग्रेस बिना सबूत आरोप लगा रही है और उसे माफी मांगनी चाहिए। इधर वायरल वीडियो को लेकर सुरेश राठौर ने इसे फर्जी छेड़छाड़ किया हुआ और फोरेंसिक जांच की मांग की है और इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि मैंने सच्चे मन से समाज की सेवा करने का बीड़ा अपने जीवन में उठाया, लेकिन विगत 1-1.5-2 सालों से उर्मिला सनावर
पत्नी मुकेश शर्मा, पुत्री सेवाराम सनावर, सहारनपुर की रहने वाली अभिनेत्री, टीवी फिल्मों में काम करती है। उसने मेरे नाम का गलत प्रयोग बार बार किया, अनेकों बार किया। मेरे नाम के आगे जबरदस्ती उर्मिला पत्नी सुरेश राठौर, पूर्व विधायक ज्वालापुर लिखना। मैं जहां तक समझता हूं एक आपराधिक श्रेणी में आता है। मेरी पत्नी ने भी आकर प्रेस क्लब के अंदर प्रेस वार्ता करके कहा कि मेरे पति, और सारा समाज जानता, पूरा देश जानता है कि मेरे दो बेटे, एक बेटा दो बेटियां हैं, दोनों तीनों की शादी हो गई और मेरी पत्नी भी समाज सेवा में रहती है। लेकिन तरह तरह की ऑडियो एआई के द्वारा जनरेट करके मेरी राजनीतिक, मेरी सामाजिक छवि को खराब करने का काम उर्मिला सनावर बराबर करती रहती है। वीडियो भी जारी करती रहती है, ऑडियो भी जारी करती रहती है, और जबरदस्ती आर्टिफिशियल जो वीडियो जारी करती है या ऑडियो जारी करती है, उसमें निश्चित रूप से मेरी छवि को बहुत भारी क्षति पहुंचती है, मेरे परिवार को क्षति पहुंचती है, और उससे मैं आहत हूं। कल उसने परसों मेरे विरुद्ध एआई से जनरेट एक वीडियो जारी कर दिया, जिसमें वो कौन सा हत्याकांड था, मैं समझता हूं, क्या नाम उसका, अंकिता भंडारी हत्याकांड, जबकि उसमें निर्णय भी हो गया, सजा भी होगी। उसके बावजूद उसने मेरी मां भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का काम किया, मेरे नेताओं को बदनाम करने का काम किया, मुझे बदनाम करने का काम किया, मेरे समाज को बदनाम करने का काम किया, और मेरे से जुड़े लोगों को बदनाम करने का काम किया, राष्ट्रीय नेतृत्व को बदनाम करने का काम किया। हम भारतीय जनता पार्टी में जन्मे और इसी में हम मरेंगे, ये निश्चित है। हमने कभी दल नहीं बदला। 45 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करते हो गए। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां के रूप में काम। आज जब एक किसी दूसरे दल के व्यक्ति ने प्रेस करके ये सारे आरोप मेरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मढ़ने का काम, उनके पदाधिकारियों के ऊपर, ये एआई से, और ये स्वीकारा कि मेरी उस उर्मिला सनावर से वार्ता हुई, ये स्वीकार करते हुए एआई से जनरेट उस वीडियो की, उस ऑडियो की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, उसके मोबाइल की जांच होनी चाहिए, उसको पुलिस के द्वारा अपने कब्जे में लिया जाना चाहिए। मुकदमा कायम पहले से ही है, एनबीडब्ल्यू जारी है, और मैं फिर एक मुकदमा करा रहा हूं। इसने जो मेरे ऊपर ये जो पूरे उत्तराखंड के अंदर सनसनी फैलाकर अराजकता फैलाने का काम किया, जिसमें अदालत का निर्णय भी आ गया था, मेरी मां को गाली देने का काम किया, मेरी भारतीय जनता पार्टी को, मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और अन्य लोगों को बदनाम करने का काम किया, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा उर्मिला सनावर से कोई ना रिश्ता है, ना नाता है, ना लेना है, ना देना है। इसको मैं अनेकों बार कह चुका हूं। आपने देखा होगा 2-2.5 साल के अंदर जब से उसने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मैंने कोई भी बयान अपनी मीडिया के ऊपर उसके विरुद्ध या उसके पक्ष में या किसी भी प्रकार से देने का काम नहीं किया। मेरी मानहानि को पहुंचाने का काम किया, मेरी सामाजिक, मेरी राजनीतिक प्रतिष्ठा को समाप्त करने का काम किया, और तो और मेरी रविदास पीठ के लोगों को भड़काकर उसको तोड़ने का काम, जो मैंने पूरे देश के अंदर सनातन से भारत जोड़ो अभियान को चलाया था, उसको भी खंडित करने का काम साजिश के तहत किया है। मैं आज मीडिया के सामने अपनी बात को कहने के लिए, आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि मेरी बातों को ध्यान से मीडिया के माध्यम से रखा जाए, और मैं निवेदन करूंगा, उर्मिला सनावर के खिलाफ मैंने जो तहरीर दी है ज्वालापुर थाने में, उस पर सनसनी फैलाने और अराजकता फैलाने, और मेरी जो ऑडियो, जो मेरा ऑडियो बता के कर रही है, उसकी फॉरेंसिक जांच की जानी चाहिए, उसके मोबाइल को कब्जे में लिया जाना चाहिए, और उस जांच को समझ करना चाहिए। अगर मैं दोषी पाया गया तो जो सजा आप सब लोग कहेंगे मैं उसको भुगतूंगा। मैं निश्चित रूप से दावा करता हूं, इस प्रकार के ऑडियो वीडियो बराबर बनाने में माहिर है, जानती है,
कहीं कभी किसी के फोटो लगाकर, कभी किसी के फोटो लगाकर वो इस तरह के प्रचारित करती रहती है। कौन है वो? चंद्रशेखर को बदनाम करने का काम उसने किया। घावड़ी के साथ मेरा फोटो जोड़ दिया, जबकि मैं उस बहन से कभी आज तक मिला ही नहीं, उसको मेरे साथ में खड़ा हुआ दिखा दिया। तो इस तरह के कृत्य करने वाली जो मानसिक रूप से विकसित है, क्या है ये भगवान जाने। पुलिस को तत्काल उसको गिरफ्तार करके उसकी फोरेंसिक जांच के लिए उसका मोबाइल अपने कब्जे में लेकर और इसको जांच के घेरे में लाकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। 10 मुकदमे उसके विरुद्ध है, 10 विरुद्ध। सहारनपुर थाना सदर में, फतेहपुर थाना के अंदर, नगीना थाने के अंदर, ज्वालापुर कोतवाली के अंदर, रानीपुर कोतवाली के अंदर मानहानि का मुकदमा मैंने 1-1.5 साल पहले किया। कोर्ट के अंदर वो विचाराधीन है। इस तरह के बहुत सारे मुकदमे उसके ऊपर। गौरतलब है कि 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश स्थित वनतर रिजोर्ट में अंकिता भंडारी की हत्या कर शव को चिला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। SIT जांच के बाद रिजोर्ट मालिक पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या व अन्य धाराओं में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। घटना वाले दिन अंकिता भंडारी ने अपने मित्र को एक VIP के आने और उस पर अतिरिक्त सेवा का दबाव बनाने वाली बात कही थी। हालांकि वह VIP कौन था, यह सवाल अब भी अनसुलझा है और इसी मुद्दे ने एक बार फिर से सियासी बहस को हवा दे दी है। अंकिता भंडारी का मामला अब सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह सिस्टम की परीक्षा बन चुका है। 3 साल बीत चुके हैं, सजा हो चुकी है, लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है। वो VIP कौन था? क्या वायरल वीडियो सच है या फिर सियासी की नई चाल, या ऑडियो छेड़छाड़ है या दबी हुई सच्चाई की आवाज? जांच एजेंसी तय करेगी वीडियो और ऑडियो का सच। हमें दीजिए इजाजत। जैसे ही इस खबर से कोई भी जुड़ी अपडेट आती है, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। सत्य के साथ